अमित कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद। और ये हम अपने आप को संतुष्ट करें उससे पहले हम माननीय मंत्री जी से ही चाहेंगे कि हमें जो जवाब मिला है उससे वो कितना संतुष्ट है। प्लीज मैडम। माननीय मंत्री जी। यह साफ किया गया है कि जो भी संवेदक था उसको डिबार किया गया है और मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद एक जांच कमेटी बनाई गई है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूं कि जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो है जो भी कार्रवाई आवश्यक है कठोर से कठोर उसको हम लोग करने का काम करें। महोदय, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो विभाग के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, किस तरीके से हमारे ही मंत्रीगण को, हमारे ही सम्मानित विधायक को कैसे गुमराह करते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को कैसे उसकी भावनाओं से छलते हैं, ये बात इससे स्पष्ट होती है महोदय। ये मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन जो है जांच का और उस पर जो कमेटी बनाई गई थी महोदय, ये 2021 में बनाई गई थी और आज का समय जो है ये 2025 है। और हमने जब इस प्रश्न को लाया सदन में तो हमें लगता है सर 1 महीना पहले हम लोगों ने इसे जमा किया था और आज तक जांच प्रतिवेदन का जमा नहीं होना इस बात को दर्शाता है कि हमारे पदाधिकारी कितने लापरवाह हैं और कितने अनियमितता करते हैं। और अनियमितता उजागर कैसे होती है महोदय, इस बात की चर्चा मैं सदन में करना चाहता हूं। जिस संवेदक को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संवेदक एक पुल का निर्माण करता है जो कि 2016 को पूर्ण करता है और ये पुल बनाने में इसको लग जाती है अवधि 6 साल की। उसके बाद ये 17 में फिर से धंस जाता है पुल और 17 में कहा जाता है कि इसे डिबार किया जाता है और इस डिबार के बाद में फिर से उस पुल का फिर से जो रिपेयर करना होता है उसको डिबार मुक्त किया जाता है, फिर 21 में धंस जाता है। मतलब 21 तक सर ये निर्माण कर रहा है, 2016 से लेकर 2021 तक ये निर्माण ही कर रहा है और उससे पहले 6 साल से निर्माण कर रहा है। मतलब 2008 से ये पुल का निर्माण कर रहा है जो कि फिर 21 में धंसता है और इस संवेदक को अब तक काली सूची में नहीं डाला गया, अधिकारी को निलंबित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उनकी निलंबन की स्थिति क्या है और कौन से पदाधिकारी थे। दूसरी बात यह है महोदय कि ये जो डिबार का जो वक्त है, इनका 2017 के बाद का जो डिबार का वक्त है, इस डिबार के पीरियड में ही फिर से इनका दूसरा एक पुल जो होता है, ये मैं बामलाडी पुल की बात कर रहा हूं महोदय, और फिर से जो इनका डिबार का जो वक्त होता है इसी पीरियड में फिर इनके द्वारा जो बनाया वो दूसरा पुल धसता है जो कि हराडी का पुल है, जो हमारे सिल्ली विधानसभा और तमाड़ विधानसभा को फिर से जोड़ने वाली पुल होती है। और उसी संवेदक को फिर से 2019 में एक काम दिया जाता है नए पुल का जो कि हमारे सोनाहातों के गराडी में पुल का निर्माण करता है। तो क्या ऐसे संवेदक को बचाने का प्रयास है, उसे लाभ देने का प्रयास है, या फिर यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा बचाया जा रहा है? और पदाधिकारी अगर दोषी है तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती है महोदय? आखिर एक पुल को लेकर अगर हम 15 साल का इंतजार करें, 16 साल का इंतजार करें अध्यक्ष महोदय, तो आखिर हमारा जो जन अपेक्षा हमसे रखती है उसकी भावनाओं का क्या होगा महोदय? और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आज संरक्षण देने का काम हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी संवेदक को कर रहे हैं और पदाधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं महोदय। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे संवेदक को काली सूची में डाला जाए, उसके पैसे सारे रिकवर किए जाए। साथ साथ ऐसे लोग क्या करते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं। आप मंत्री जी का जवाब सुनिए। जी धन्यवाद महोदय। चलिए महोदय, पुल के संवेदक के बारे में जो डिबार से हटाने की बात हो रही है, ये जिस समय की बात है उस समय पुनर्स्थापन के बाद उससे डिबार हटाया गया था, लेकिन 21 में फिर से मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ये हुआ है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूँ कि सरकार संवेदक को बचाने का किसी प्रकार से प्रयास नहीं कर रही है और जल्द से जल्द हम लोग जांच का रिपोर्ट मंगाने का काम करते हैं और जो उचित कार्रवाई है, जरूरी हुआ तो प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच का रिपोर्ट आने दीजिए। माननीय महोदय, मैं यही जानना चाहता हूं कि ये जो जांच आने में जो ये 5 साल का समय लग गया और ये जो हमने जमा किया है महोदय, जो हमने अपना प्रश्न लाया था ये तकरीबन 1 महीने पहले लाया था, तो 1 महीने तक कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपको भी गुमराह किया महोदय। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे गुमराह करने वाले दोषी कर्मी जो है, दोषी पदाधिकारी है, उसके ऊपर से सख्त कार्रवाई हो और संवेदक पर तो कार्रवाई हो ही। संवेदक के मेरा जो ये था कि पैसे की रिकवरी हो, तो क्या पैसे रिकवरी का भी विचार रखती है? क्योंकि यही संवेदक 3 पुल का निर्माण कर रहा है महोदय और 2 पुल धस चुका है और तीसरा पुल जो 2019 में इसको फिर से मिला है टेंडर, वो अभी तक निर्माण कर ही रहा है। हम ये जानना चाहते हैं, हम ये जानते हैं
कि एक पुल के निर्माण में मैक्सिमम 3 साल का वक्त लगता है महोदय, और अब 6 से 7 साल हो जा रहा है। अभी भी जो गाराडी का पुल हमारे मिला हुआ है इसी मेसर्स एन पांडे जी को, वो अब तक बना ही रहे, और आज हमें लगता है 25% काम हुआ है। तो क्या ऐसे पदाधिकारी और ऐसे संवेदक को संरक्षण देना उचित है महोदय? माननीय मंत्री जी। अब शब्दों में जवाब दिया है, और मैं माननीय सदस्य को फिर से आश्वस्त करती हूं कि जिस विलंब के कारण उनकी चिंता है, मैं उस पर कार्रवाई करते हुए जल्द उनको सूचित करूंगी। चलिए, एक बार महोदय जांच कमेटी बन चुकी है, रिपोर्ट नहीं है, हम थोड़ा सा चाहेंगे जानना कि क्या चलते सत्र में ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? बस हम यही आश्वासन चाहते हैं मैडम। और ये जो संवेदक है, जान लीजिए माननीय मंत्री जी, चलते सत्र में जो स्थिति है, मैं माननीय सदस्य को अपने पास बुला के उनको सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा दूंगी चलते सत्र में। और जांच मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद गठित किया गया है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च चेयर ने इस पर निर्देश दिए हैं। मैं देख करके जो यथाशीघ्र इसको कराने की कोशिश करता हूँ। महोदया, मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि चलते सत्र में यहां पर जो भी कहनी है बातें, यहां पर आप जांच रिपोर्ट को कर जो दोषी व्यक्ति हैं, साथ साथ संवेदक हैं, उसको पनिश करने का काम करें महोदया। ठीक है अमित जी। चलिए, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। चाहता हूं महोदया, आप कृपया करके ये कह देना कि चलते सत्र में इस पर कार्रवाई कर ली जाएगी। महोदय, मैंने अपने पहले जवाब में भी यही कहा कि चलते सत्र में माननीय सदस्य को अभी की स्थिति से विस्तार रूप से अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। सारी चीजें तो हो चुकी है, कार्रवाई जांच की रिपोर्ट आने के बाद होगा। तो जांच की रिपोर्ट के चलते सत्र में आ जाएगी? ये मेरे लिए अभी बताना संभव नहीं चूंकि है। ये 5 साल हो चुके हैं इसके अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये 5 साल का वक्त लगा चुके हैं विभाग के कर्मी, और कहीं ना कहीं हमारे मंत्री महोदया को भी गुमराह किया जा रहा है महोदय। तो मैं यही चाहता हूं माननीय सर, मंत्री जी, एक जांच कमेटी, और अध्यक्ष महोदय एक जांच कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है जो कि पास ठीक है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कृपया करके। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं माननीय सदस्य महोदय की भावनाओं को समझ पा रही हूँ। कहीं अगर कोई गलती हुई है और क्षेत्र से संबंधित है तो उनका इतना अग्रेसिव होना जायज है, लेकिन जांच की स्थिति को पूरा पता करके उनको चलते सत्र में उससे अवगत कराया जाएगा, और मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करूंगी, चाहे जरूरी हुआ तो संवेदक पर और जरूरी हुआ तो आप पदाधिकारियों। आप क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, पूर्व में एक जांच कमेटी बनी 7 साल पहले, दोबारा आप जांच कमेटी बना रहे, उस जांच कमेटी की क्या रिपोर्ट हुई वो तो आप सदन पे रखिए। और महज ये मामला बहुत साफ है, 2 पुल धंस गए, तीसरा पुल आप दे रहे हैं, आप इतने लंबा गैप दे रहे हैं। जो भी जांच है 3 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के इस सदन में पेश करें, ये बहुत बड़ी मामला है। चलिए, मैंने पहले भी अमित जी को भी वही जवाब दिया, और अरूप जी को भी यही कहना चाहती हूँ कि जो जांच कमेटी बनी है उसके रिपोर्ट की क्या स्थिति है, उस पर और विस्तार से जानकारी लेते हुए कितने समय में कार्रवाई संभव है वो चलते सत्र में बता देंगे। ठीक, अब आप बताइए अमित जी, आप चलते सत्र में इसको रिपोर्ट आने दीजिए, फिर डिस्कशन होगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। बट माननीय आग्रह को अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा। अच्छा, और ऐसे दोषी पदाधिकारी जब तक संरक्षण पाएंगे ऐसे ही काम होता रहेगा महोदय। अच्छा, तो मंत्री जी आपको आश्वस्त किए कि नहीं कि सदन चलती सत्र में ही जवाब देंगे? बढ़िए मंत्री जी, मंत्री को गुमराह किया जा रहा है। मैं उनको कहना चाहूंगी कि जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, इसमें कहीं भी किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और आप निश्चिंत रहें। संवेदक पर पूरी कर ली जाएगी। इसीलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इसी सदन स्थल पर इस जांच का रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। अध्यक्ष बोले तो आपको देंगे इसी सदन में। ठीक, क्या बोल रहे हैं? सदस्य अमृत महतो जी के सवाल पर कहना चाहता हूं महोदय, शायद वह पूछना चाहते हैं कि तीसरा पुल कब धंसेगा। चलिए,
जनार्दन जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी के उत्तर आया है, मैं उत्तर से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। ये महत्वपूर्ण विषय महोदय, आम आवाम को शुद्ध पेयजल देना था और 236 करोड़ 28 लाख की योजना था महोदय, और इतने दिनों तक ये करारनामा हुआ है 18 में महोदय, समय विस्तार भी दिया गया है इसको, 24 में इनको पूर्ण करना था महोदय। कितना दिन लगेगा? अगर जिन माननीय अधिकारियों के लापरवाही से, हाँ जिन अधिकारियों, पूरे भी मैं पूछ लेता हूं कि माननीय बढ़िया से मंत्री जवाब दे दें, जिन अधिकारियों के लापरवाही से इतने दिन तक एक योजना लटाई जाती है और ये महत्वपूर्ण योजना है, वैसे अधिकारी पर माननीय मंत्री जी कार्रवाई करेंगे कि नहीं? किन लोगों की आपत्ति से? जिन लोगों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी का जो प्रश्न है महोदय, वो है पेयजल से संबंधित महोदय, और सतपानी नदी का 2000 सतपानी नदी में 2005-06 से कान्हा चट्टी पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण कराया जा रहा है। उनका जो चिंता है महोदय कि अभी तक योजना पूर्ण नहीं हुआ है, तो योजना पूर्ण नहीं हुआ उसके पीछे कई कारण है महोदय, एक दो कारण नहीं है, कई कारण है महोदय। उसमें जो प्रमुख कारण है महोदय कि वन विभाग का अनापत्ति नहीं मिलना एक प्रमुख कारण है महोदय। दूसरा एक जो सबसे बड़ा कारण है महोदय, इंटक वेल पहले दूसरे जगह पर बना हुआ था, वो ड्राई हो गया महोदय, वहां से पानी का लेयर खत्म हो गया महोदय, फिर दूसरे जगह उसको इंटक वेल बनाया जा रहा है महोदय। इस तरह से कई कारण है महोदय, जिसके चलते पानी की जलापूर्ति अभी शुरुआत नहीं हो पाई है। लेकिन माननीय सदस्य को सदन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि अति शीघ्र वन विभाग से एनओसी लेकर के उसको पेयजल आपूर्ति बहाल कर दिया जाएगा महोदय। ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आम जनता के स्वच्छ पेयजल की मामला है महोदय, और ऐसे विषय पर अगर कोई वन पदाधिकारी जितने दिन तक टहलाते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देते, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करें, ठीक। तो समय सीमा कम से कम कितना दिन के अंदर पानी दे देंगे महोदय की सूचना महोदय? पुट कर देंगे, पुट कर। अब शून्य कर लेने दीजिए, अब शून्य कर लेना। आप कहां से? सॉरी, मंगलकालीन दीजिए, मंगलकालीन दीजिए। कार्य आपका लिया ना कल? अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़ाम एवं पटमदा प्रखंडों में एकमात्र बालिका उच्च विद्यालय प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय पटमदा है। वर्तमान में इस विद्यालय में 9 एवं 10 वर्ग तक पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में दोनों प्रखंडों के सभी वर्गों की बालिकाएं पढ़ाई करती है। भविष्य में छात्राओं की संख्याओं में ज्यादा वृद्धि की भी संभावनाएं हैं। इस विद्यालय में +2 नहीं होने एवं इस क्षेत्र में अन्य कोई भी +2 बालिका उच्च विद्यालय नहीं होने के कारण अधिकतर छात्राओं की 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी मजबूरी है। अंत में आसन के माध्यम से बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए उल्लेखित विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष मुझे 15 सेकंड एक सूचना दे देते हैं। आप पहले पढ़ लीजिए, शून्यकाल पढ़ लीजिए। धनबाद में 54 पुलिस कर्मियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण लगा के उनका हस्तांतरण किया जा रहा है, तो उनका आग्रह है कि केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण को निरस्त किया जाए। ठीक, मेरा शून्यकाल है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, किंतु बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई। आज पत्रकारिता माध्यम बन के आम जनमानस की आवाज को बुलंद करती है। वर्तमान में पत्रकारिता काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेढो के पोषक क्षेत्र अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदनपुरा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरसिया एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरुमटांड अवस्थित है। अज्ञात हो कि वर्णित मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय की दूरी 8-10 किलोमीटर होने के कारण यहाँ की गरीब छात्र छात्राएं आर्थिक अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ है अध्यक्ष महोदय। अतः वर्णित विद्यालय के गरीब मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत
अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेढो को अतःशीघ्र उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, चतरा जिला के सभी प्रखंडों में जल नल योजना अंतर्गत बनाए गए सभी जल मिलान विभागीय पदाधिकारियों एवं संवेदक के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जो चालू होने के चंद महीनों के बाद वो बंद हो गया। फलस्वरूप सभी प्रखंडों में घोर जल संकट व्याप्त है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे सभी योजनाओं की जांच कराई जाए, साथ ही साथ तत्काल बंद पड़े योजनाओं को चालू कराया जाए। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, बौड़ागुड़ा विधानसभा क्षेत्र के बौड़ागुड़ा में स्थित एकमात्र अग्नि सामंत केंद्र होने पर संपूर्ण चकुलिया, बौड़ागुड़ा, दलबुंगड़ एवं गुड़ाबंदा प्रखंड के लोग निर्भरशील है, जहां से चकुलिया, गुड़ाबंदा एवं दलबुंगड़ प्रखंड की औसत दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, जिससे आगजनी के स्थिति में अग्निशमन वाहन को 40 किलोमीटर दूरी का तय करके घटनास्थल पहुंचना काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण अमूमन जान माल की भारी क्षति हो जाता है। विशेषकर गर्मी के मौसम में इतना विस्तृत क्षेत्र में आए दिन जंगल में भी आग बुझाने में अग्निशमन दल परेशान रहता है। अतः ऐसी स्थिति में आसन के माध्यम से सरकार से मेरा मांग है कि चकुलिया प्रखंड मुख्यालय में भी एक अतिरिक्त अग्निशमन केंद्र का स्थापना किया जाए। माननीय सदस्य श्री दशरथ गोगराई जी। अध्यक्ष महोदय, खरसवां में छऊ महोत्सव का आयोजन के लिए प्रतिवर्ष सरकार द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जाता था, जिससे विगत कई वर्षों से बंद कर दिया गया है। सरायकला खरसवां की धरती छऊ के विख्यात मानी जाती है। छऊ कला में संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। अतः मैं आसन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि खरसवां छऊ महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टंडवा प्रखंड के मांडर में आदिवासी समुदाय के लोगों का शरणा स्थल है महोदय, और बहुत प्रमुख शरणा स्थल है, जहां प्रतिवर्ष फागुन के महीने में 3 दिवसीय सदाबहार भोपैया दर्शन यात्रा एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर पहाड़ के नीचे से नदी का उद्गम हुआ है, जो सालों भर सतत रूप से प्रवाहित होती रहती है। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का अनुपम खजाना है, जहाँ हजारों की संख्या में राज्य के विभिन्न कोनों से लोग आते हैं। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं इस स्थान को महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग करता हूं, ताकि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार चौबीस। अध्यक्ष महोदय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में 31 मई 2023 से नियमित कुलपति की नियुक्ति को टालकर प्रभारी कुलपति को मोहरा बनाकर राज्यपाल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन मदन कुलकर्णी एवं OSD जे मुकेश चंद्र नारायण द्वारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय में लगातार हो रही वित्तीय अनियमितता और अराजकता को दूर कर विश्वविद्यालय की व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु सिंडिकेट में सरकार के 5 नॉमिनी को नामित करते हुए विगत 5 वर्षों का वित्तीय एवं प्रशासनिक अंकेक्षण कराया जाए। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री जीगा सुशारण होरो। अध्यक्ष महोदय, सिसई विधानसभा के बसिया प्रखंड के कोयल नदी से पेयजल का सप्लाई पिछले 5 महीना से दक्षिणी छोर कुनबीर एवं उत्तरी छोर बसिया में बंद है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि पेयजल का सप्लाई शीघ्र कराया जाए। माननीय सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़कागांव विधानसभा। जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, 15 सेकंड एक सूचना दे देते हैं। आप पहले पढ़ लीजिए शून्यकाल पढ़ लीजिए। धनबाद में 54 पुलिस कर्मियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण लगा के उनका हस्तांतरण किया जा रहा है, तो उनका आग्रह है कि केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण को निरस्त किया जाए।
ठीक चलिए। मेरा शून्यकाल है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, किंतु बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई। आज पत्रकारिता माध्यम बन के आम जनमानस की आवाज को बुलंद करती है। वर्तमान में पत्रकारिता काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार के साथ घटित दुर्दांत घटना से राज्य के पत्रकार में भी असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मजिटिया कमेटी का लाभ और राज्य के टोल प्लाजा में टोल फ्री किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, 9 अंगीभूत कॉलेज, BNJ कॉलेज सिसई, KCB कॉलेज बेड़ो मांडर के तो राज्य की क्या हालात होगी अध्यक्ष महोदय, आप बेहतर जान सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप देखे होंगे अध्यक्ष महोदय, आपके यहां भी कोर्ट चल रहा होगा या फिर न्यायालय है अध्यक्ष महोदय। जो सुरक्षा की स्थिति है, चाहे व्यवस्था की स्थिति है, आज हमारे सभी न्यायालयों में देखे होंगे महिला अधिवक्ता भी रहती है अध्यक्ष महोदय। आज सुविधा के नाम पे उनको जीरो व्यवस्था है सभी न्यायालय में अध्यक्ष महोदय। आज जो उच्च न्यायालय में लंबित मामले अध्यक्ष महोदय 75,000 मामला लंबित है। उच्च न्यायालय में चल रहे 5 लाख से ऊपर मामले लंबित है, 75,000 मामले चल रहे अध्यक्ष महोदय। मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से कि ये तुरंत त्वरित कार्रवाई हेतु ये सिविल कोर्ट के और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति करें और इसमें आवश्यक कदम उठाए सरकार, ताकि ये लंबित मामले जो है वो अविलंब समाप्त हो सके अध्यक्ष महोदय। जहां तक उच्च न्यायालय में रिक्तियों को भरने का संबंध हो अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति में माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल की सहमति ली जाती है। विगत कुछ वर्षों में झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्तागण नियुक्तियों के लेकर के आंदोलनरत है अध्यक्ष महोदय। यह राज्य के लिए चिंता का विषय अध्यक्ष महोदय। और मैंने पिछले बार भी कहा था कि हमारे यहाँ बरही में जेल बनकर के तैयार है अध्यक्ष महोदय। बरही में जेल में कैदी भी रहते हैं, लेकिन बरही का जो जेल में लोग हैं या बरही क्षेत्र अनुमंडल के जो लोग हैं, उनका जब सुनवाई होता है न्यायालय में तो व्यवहार न्यायालय के लिए उनको हजारीबाग जाना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। कैदी बरही में रहते हैं, व्यवहार न्यायालय अध्यक्ष महोदय हजारीबाग में। अगर अनुमंडलीय कार्यालय काफी बड़ा है, काफी कमरे खाली है, सुविधाएं सब कुछ है, अगर 2 कमरे में वहीं पे सुनवाई हो जाए अध्यक्ष महोदय, तो वहां के गरीब गुरुओं को हजारीबाग का 100 किलोमीटर का चक्कर नहीं काटना पड़े अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय कहना चाहता हूं कि पिछले 2021 में अध्यक्ष महोदय हजारीबाग में होमगार्ड की 1200 होमगार्ड का नियुक्ति हुआ था अध्यक्ष महोदय। 1200 होमगार्ड की नियुक्ति हजारीबाग में 2021 में हुआ था और उसमें इतना अनियमितता बरता गया था अध्यक्ष महोदय कि जो दौड़ा भी नहीं था उसकी भी नियुक्ति कर ली गई थी। तो वहां पे जब ये मामला प्रकाश में आया तो इसमें जांच हुई और जांच होने के बाद गड़बड़ी पदाधिकारियों के द्वारा किया गया, लेकिन जांच के बाद वहां पे जो वैसे सफल अभ्यर्थी थे वो भी आज इस मतलब लुटारे पदाधिकारियों का उनका भी जीवन भेंट चढ़ गया अध्यक्ष महोदय कि आज के दिन में सारे लोगों का रिजल्ट बंद कर दिया गया, किसी का भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाता। हमारा कहना है कि जो गलत है, क्योंकि जांच कमेटी भी बनी, उसमें FIR भी हुआ अध्यक्ष महोदय, उसमें जांच कमेटी भी बनी हुई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से कि 2021 की बहाली, चूंकि राज्य में जितने भी जिले हैं सभी जगहों पे होमगार्ड की बहाली लगभग हो चुकी है, सभी लगभग ट्रेनिंग में ही है। हजारीबाग में वो कानून पेचड़ा में और करप्शन के मामले में वैसे सफल अभ्यर्थी का भी भविष्य अंधेर में है जो अपने मेरिट पे, अपने दम पे उत्तीर्ण हुए हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि मुख्यमंत्री जी का भी एक पत्र गया हुआ है उपायुक्त को कि जो सफल विद्यार्थी है वहां पे, जो सफल विद्यार्थी है जांचों उपरांत जितने भी सफल हैं, 1200 में 800 आवे, 500 आवे, 400 आवे, कम से कम वैसे विद्यार्थियों का रिजल्ट सरकार निकाल दे ताकि वैसे विद्यार्थी दर दर की ठोकरें नहीं खाए अध्यक्ष महोदय, उनका उम्र भी समाप्त हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज एक मामला आया था अध्यक्ष महोदय,
सरकार जो हम लोग ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार के बीच लाए थे अध्यक्ष महोदय, आज उसका जवाब आया है। जांच कमेटी भी बनी है जो पलामू प्रमंडल में अध्यक्ष महोदय जो क्लस्टर नंबर 15, क्लस्टर नंबर 22, क्लस्टर नंबर 41 और क्लस्टर नंबर 86 के संबंध में जब मामला यहाँ पे आया अध्यक्ष महोदय, तो इसका जांच के लिए सेक्रेटरी साहब के यहाँ से चिट्ठी निकला अध्यक्ष महोदय। आज जांच में ये रिपोर्ट आपके सामने मैं भेज रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी आया होगा। ये जांच में स्पष्ट लिखा हुआ, सभी जांच समितियों से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार योजनाओं में व्यापक अनियमितता बरते जाने का तथ्य उल्लेखित किया गया, जो मुख्य निम्न है। अध्यक्ष महोदय, ये जल संसाधन का ये लेकिन पीएचडी का मामला है, इसलिए मैं सदन में ला रहा हूं मामला को, चूंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं, एकरारनामा में वर्णित प्रावधान के अनुसार योजनाओं के प्रगति गुणवत्ता के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया, जो वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन है। एकरारनामा में वर्णित प्रावधान के अनुसार योजनाओं की गुणवत्ता के मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, बिना कार्य किए, अध्यक्ष महोदय कितना बड़ा स्कैंडल अध्यक्ष महोदय ये पीएचडी में हुआ है, जल संसाधन ये जल जीवन मिशन में अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए, बिना कार्य किए मापी पुस्तिका में गलत मापी दर्ज कर दिया गया, जो कोडल प्रावधानों के उल्लंघन है। अध्यक्ष महोदय, कार्य अधूरा रहने के बावजूद, अध्यक्ष महोदय जरा ध्यान दिया जाए, कार्य अधूरा रहने के बावजूद पूर्ण भुगतान किया गया, जो वित्तीय अनियमितता का घोतक है। अध्यक्ष महोदय, अब अगर इस तरह के मामले राज्य में हो, जहां पे बिना कार्य के एमबी बुक होता हो, बिना कार्य का भुगतान होता हो, तो अध्यक्ष महोदय आप समझ सकते हैं कि राज्य में जल जीवन मिशन में किस प्रकार करप्शन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, जल संसाधन मंत्री जी से, आपके बहुत लंबे सोर्स है, आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जई सारी चीज है आपके पास, संसाधन कार्य है, लेकिन आप जो बजट लेते हैं वो बजट किसानों के प्रति या पानी रोकने के प्रति या फिर जल संसाधन के प्रति कहीं पे भी अच्छे से पैसा खर्च नहीं होता, जिसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कहीं अगर तालाब बन रहा है तो तालाब बनते बनते बरसात आ जाता है, बरसात के पानी में तालाब बह जाता है अध्यक्ष महोदय। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सारे इंजीनियर इनके एसी रूम में बैठ करके ठेकेदार के भरोसे वहां पे जिम्मा लगाते हैं अध्यक्ष महोदय। वही हाल चेक डैम में होता है अध्यक्ष महोदय, वही हाल नहर में होता है अध्यक्ष महोदय। आज कोनार डैम से एक बूंद हम लोग पानी नहीं ले पाते, आज हमारे यहाँ लोटवा डैम है अध्यक्ष महोदय, वहां पे नहीं ले पाते। सुरेश जी हमारे सीनियर लीडर है अध्यक्ष महोदय, देवघर से आते हैं, बाबा नगरी से आते हैं, बेचारे जब से आए पुनः से करते करते यहाँ तक पहुंचे और यहीं पर पुनः से बार बार करते रहते, फिर भी उनका पुनः से का कुछ नहीं होता अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय, एक ही बात लास्ट में अध्यक्ष महोदय, कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, जब तक युवा मजबूत नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, तब तक आप राज्य को दृढ़ संकल्पित होकर के आप चाहिए कि मेरा राज्य अग्रसर हो, राज्य विकसित हो, ये कभी नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। इसलिए अगर किसानों को सबल और मजबूत करना है तो उनके किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम सरकार करे। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुखराम राम। अध्यक्ष महोदय, हाँ, प्रश्न विधानसभा बजट सत्र में जल साधन, लघु सिंचाई एवं विधि विभाग के सरकार के मांग प्रस्ताव पर बात रखने हेतु मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार कोई भी बजट लाती है, झारखंड के आय के स्रोत में बजट लाती है अध्यक्ष महोदय। ये बात सही है कि पिछले समय जो बजट थी कई विभागों में वो बजट वो कम है। अभी हमारे पुराने साथी अमित जी ने ये बात बोल रहे थे कि इस विभाग में 30 लाख की कटौती की गई है। अध्यक्ष महोदय, जब नई नई सरकार बनती है तो कई नई नई योजना लिया जाता है, जैसा कि आपने सुने हैं, देखे हैं और आप इस आसन पर रहे हैं।
मैया सम्मान योजना आज पूरे देश में इस योजना को लोग अलग नजर से देख रहे हैं। साथ साथ में 200 यूनिट बिजली पिछले सरकार ने जो माफ किया है उस बजट में अध्यक्ष महोदय था नहीं। आज 200 यूनिट बिजली का लाभ तो गांव के लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे जिला से सभी माननीय सदस्यों ने सबसे पहले प्रथम हम लोग प्रयास किए थे कि जिसको 200 यूनिट बिजली हम लोग देना चाह रहे हैं उनका पहले से बकाया राशि लंबित है और जब तक वो बकाया राशि उसका भुगतान क्लियर नहीं होता है, 0 में नहीं आता है, तब तक वो 200 यूनिट बिजली का लाभ नहीं ले पाएगा। इनके पहल हमारे मंत्री बड़े भाई दीपक बिरुआ जी ने किए थे और हम लोगों ने पूरे सर्वे मुख्यमंत्री के माध्यम से विभागों के माध्यम से हम लोगों ने सर्वे कराया। वो सर्वे में जो सामने आई अध्यक्ष महोदय 3,500 करोड़ का बकाया राशि माफ करने के लिए सरकार से हम लोग प्रयास किए, मान्य सभी लोग मिलकर प्रयास किए और वर्तमान सरकार उस प्रयास में सफल रहा और 3,500 करोड़ का जो पुराना बाकी बकाया राशि भुगतान किया और आज गांव में 200 यूनिट बिजली का जो फ्री मिल रहा है वो इस सरकार का लोड का वो भी एक कारण है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष मैं मैया सम्मान योजना का मैं थोड़ा सा सभी विभाग के भाषण में सभी लोगों ने मैया सम्मान योजना का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय हम भी थोड़ा सा इस पर थोड़ा से अलग अंदाज से हम इस बात को रखना चाहेंगे कि हमने जहां तक हम लोग देखे किसी कवि ने लिखा है कि बेटी बाप के गरीबी को बर्दाश्त कर लेता है। अध्यक्ष महोदय बेटी बाप के गरीबी को बर्दाश्त कर लेता है और पत्नी पति के गरीबी को बर्दाश्त नहीं करता है। तो अध्यक्ष महोदय ऐसा क्यों? पूरे राज्य में गरीबों की संख्या लगभग 80% गरीबों की संख्या अध्यक्ष महोदय जो मां घर को झेलती है, घर को समझती है, घर में इतना समय देती है घर को संभालने के लिए और परिवार का भोजन पोषण के लिए पति जो घर से बाहर घर से निकलता है और सबसे ज्यादा अगर समय कोई घर में देता तो महिलाएं देती है अध्यक्ष महोदय। और जो दिन का समय खासकर जो बच्चों का कमी, बच्चों के लिए दूध की कमी, बच्चों के लिए एक बिस्कुट की कमी, बच्चों के लिए एक छोटा सा कपड़ा के लिए कमी, स्कूल बच्चों के लिए एक पेंसिल की कमी, बच्चों के लिए एक कॉपी की कमी जो होता था अध्यक्ष महोदय। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 25,000 महीना मिलने से सारा समाधान हो जाएगा, लेकिन जो छोटा छोटा जो कमी है जो औरतों में जो होता है उस समय जो मां उस टेंशन को जब झेलती है, जो परेशानी को झेलती है, आज का दिन अगर देखा जाए अध्यक्ष महोदय तो सबसे ज्यादा अगर टेंशन में कोई रहता है तो घर की महिला लोग रहती है अध्यक्ष महोदय। पति कमाने के लिए बाहर जाता है, जब शाम को आता है थक के आता है, खा पी के सो जाता है, रात को महिला को टेंशन होता है कि कल सुबह हम क्या करेंगे। ये जो छोटा छोटा जो चीज होती है जो मां से संबंध बच्चों के लिए होता है अध्यक्ष महोदय, ये मैया सम्मान योजना में बहुत हद तक हम तो मान के चलते हैं कि 10% ही मान के चलते हैं कि बहुत हद तक वो बच्चों का खुशी, वो बच्चों का जो मांग वो पूरा करने में इस मैया सम्मान योजना से उसको लाभ मिलता है अध्यक्ष महोदय। हर घर में पर डे हमको तो लगता है कि सभी घर में ऐसा होगा कि लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में विवाद, छोटा छोटा चीज में विवाद, हर समय पति को टेंशन देने वाला पत्नियां भी करती है, क्योंकि जो उनकी जरूरतें चीज है बच्चों के लिए, परिवार के लिए,
छोटे छोटे चीज जो जरूरतें पड़ती है वो पूरा नहीं हो पाता है, और आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई भी पर्व आए तो लड़ाई झगड़ा, कोई भी त्योहार आए तो लड़ाई झगड़ा। तो ये जो जरूरतें चीज है अध्यक्ष महोदय, कि ये मैया सम्मान योजना से कुछ हद तक उसको हम लोग सफल हुए हैं अध्यक्ष महोदय। पिछले दिन चर्चा में भी आई थी कि मैया आप थोड़ा टोक देते हैं महोदय, तो संरक्षण आपकी भी थोड़ा सा हम लोग भी कृपा चाहेंगे महोदय। आपको विपक्ष के लोगों को ज्यादा संरक्षण देते हैं महोदय। आपके दल के अगर ये लोग सूचना पूछ जाएंगे, आपके दल के नेता 2 माननीय सदस्यों का नाम हमारे पास भेजे हैं, तो हमको आपको सूचना दे देना उचित है कि और एक माननीय सदस्य बोलेंगे। नहीं महोदय, मैं आप एकदम गार्जियन महोदय, बेहतरीन आपका ये रहा है महोदय, लेकिन है ना, बच्चों को दोनों को बराबर प्रेम करना चाहिए महोदय। आप जो आपके बाएं साइड वाला को ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको ज्यादा आप वक्त देते हैं महोदय। चाहे सवाल भी रहा उनका अनुसूचित, तारांकित, तो आप इनको ज्यादा तरजीह देते हैं, हम लोग उनको बैठा देते हैं महोदय। और एक चीज है महोदय, एक चीज जो अनुभव मैं करता हूं, चाहे अनुसूचित प्रश्न हो, चाहे तारांकित हो, ध्यानाकर्षण हो, शून्यकाल हो, सूचना हो, हम लोग तमाम लोग उस समय सरकार से लड़ते हैं, सरकार से उन 12 मंत्रियों से लड़ते हैं, क्योंकि हमको योजनाएं चाहिए होती है, राज्य हित में हमको, अपने क्षेत्र हित में हमको चाहिए होता है। लेकिन यही जब बजट का मामला आता है तो हम लोग दोनों बढ़ जाते हैं महोदय माननीय विधायक। अगर सरकार अगर देखेंगे तो सरकार तो 12 लोग चला रहे हैं, लेकिन हमारा जब प्रश्न काल होता है तो हम इनसे लड़ते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन जब हमारा जब बजट में बहस का बात होगा तो हम अपने पक्ष की बात करते हैं। वो इसीलिए बात करते हैं कि हमको अपने अनुरूप हमको ये बजट संतुलित लगता है, और ये बजट निश्चित तौर से बहुत संतुलित है और दीर्घकालिक है। आने वाला दिन में आप जो है कि आप योजना भी मांगिएगा, फिर इसमें कटौती प्रस्ताव भी लाइएगा। ये प्रचलन क्यों आया है? ये मुझे लगता है कि ये कोरम पूरा करने के लिए ये आता है, क्योंकि इनके कटौती प्रस्ताव में कोई तर्क भी नहीं है। कटौती प्रस्ताव में कोई तर्क हो तब फिर कटौती प्रस्ताव आप लाएंगे, लेकिन कटौती प्रस्ताव में कोई तर्क नहीं है। इवन की ये कहना चाहिए कि इसको और बढ़ाइए, क्योंकि योजना मांगने के लिए तो सब हम लोग जाएंगे। इसीलिए कल का परिपाटी शुरू कर दीजिए कि योजनाओं को और ज्यादा बजट को बढ़ाने का हम लोग मांग करें महोदय। क्योंकि पानी जीवन का वो हिस्सा है कि पानी के बिना जीवन अधूरा है महोदय। हमारा स्वर्ण रेखा को लेकर के बहुत मैं चिंतित रहता हूं महोदय। हमारा जो स्वर्ण रेखा कई एक परियोजना चल रही है महोदय, मैं आग्रह करूंगा महोदय आपके माध्यम से सरकार से, जितना वहां पे जो अतिक्रमण हुआ है महोदय, ये अभी के लिए नहीं, ये त्वरित वोट बैंक के लिए हो सकता है नफा नुकसान, लेकिन आने वाली जो हमारा जो कल है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उसके लिए बड़ा नुकसान हो। ये स्वर्ण रेखा, राजधानी को तो हमको दूसरी जगह ले नहीं जाना है, यही रहना है। नवीन जी, आपको भी यही रहना है, हमको भी यही रहना है। और क्योंकि दोनों का दायित्व है, दोनों हम लोग घिरे हुए हैं, लेकिन आप जो है ना, आप जो जिस प्रकार से जो अतिक्रमण के उसका समर्थन करते हैं ना, यही हमको ठीक नहीं लगता है। माननीय सदस्य, समर्थन मत करिएगा, माननीय सदस्य, नदी को साफ करना है। माननीय सदस्य, आपका समय के अनुसार 16 मिनट समय, 16 मिनट के अंदर माननीय 2 सदस्यों का नाम आया, आप अकेले 19 मिनट बोल लिए, 16 मिनट पूरे दल का समय, उससे अतिरिक्त 3 मिनट सदस्य साथी के लिए समय बुलवा दीजिएगा महोदय। हम अपना बात को समाप्त आप समाप्त करिए। हम समाप्त करते हैं। कल चूंकि अहम पार्ट था स्वर्ण रेखा, तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग मिल करके इस स्वर्ण रेखा परियोजना, जितना अतिक्रमण हुआ है, अधिकारीगण है यहाँ पे, तमाम लोग सुन रहे, तमाम लोगों का एक जरूरत है कि भाई उस स्वर्ण रेखा को हम लोग साफ करें, अतिक्रमण मुक्त करें, ताकि आने वाला जो कल हमारा सुरक्षित रहे। मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए, बेहतरीन बजट और आने वाला भविष्य का एक लंबी लकीर देगा, आपने अवसर दिया महोदय, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय सदस्य संजय सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, अभी समय का क्राइसिस हो रहा है, अभी थोड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। आज जल संसाधन विभाग और विधि विभाग पर चर्चा हो रही है महोदय। जल है तो जंगल है, जल है तो जीवन है, जल है तो पशु है, जल है तो पंछी है। जल एक महत्वपूर्ण है इंसान के जीवन के लिए, सभी के लिए। आज इस पर चर्चा हो रही है महोदय।
और माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, बहुत गंभीर हैं और जल का एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वह सिंचाई के लिए हो या पानी पीने के लिए हो महोदय। और अभी गर्मी आने वाला है और इस राज्य की 90% नदियां सूख गई महोदय, नदी सूख गई और पानी का लेयर नीचे चला गया। मैं माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि इस पुस्तक में जो योजना लाए हैं, ये ऐसे तो ये योजना हम बिहार से ही देख रहे हैं कि सभी योजनाएं बार बार ये आ रही है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसलिए बधाई देता हूं कि जब ये मुख्यमंत्री जी रहते हैं तो सिंचाई के मामले में कुछ काम करते हैं, योजनाएं चलती है महोदय। महोदय हमारे यहाँ एक मंडल डैम है और वह मंडल डैम 35 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है और मंडल डैम के निर्माण हो जाने से, उसमें गेट लग जाने से महोदय, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, लातेहार, हम समझते हैं कि इन क्षेत्रों में, इन जिलों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का समाधान होगा महोदय। लेकिन गर्मी के मौसम वो नहीं बनने से, गर्मी के मौसम में हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट है बेतला, वहाँ के जानवर, हाथी, पशु पंछी सब शहर की ओर पलायन कर जाते हैं और मारे जाते हैं महोदय, छोटा जानवर, बड़ा जानवर। तो मैं माननीय मंत्री जी से मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ कि यह बहुत गंभीर विषय है महोदय। हम सोन नदी से, कोयल नदी से किनारे में पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला का वहाँ है महोदय, बस्ता है महोदय, आबादी है महोदय, लेकिन हमारे बगल में पानी है, सिंचाई जाकर के बिहार में कर रही है, दूसरे राज्यों में कर रही है और हम देहात में कहावत है महोदय कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होगी। पानी हमारा, फायदा दूसरे का और हम उसका लाभ नहीं ले रहे हैं महोदय। एक इंद्रपुरी बराज है महोदय, उसका 2-2 डैम है, आपका रिहंद बांध है, बाणसागर बांध है और पूरा समुचित व्यवस्था, गर्मी में भी सिंचाई होती है, बरसात के समय में भी सिंचाई होती है। हम लोग का एक उत्तर कोयल है महोदय, उत्तर कोयल बांध डैम है महोदय, बांध है महोदय, उसका रिजर्वायर है मंडल डैम, लेकिन अभी टीना का दिखता नहीं बाहर में। अध्यक्ष महोदय, अभी तो है नहीं है जो कल बहुत बोल रहे थे, निकल गई बात। उसी विधानसभा क्षेत्र का हम वोटर्स हैं और जुगसलाई विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, समय बढ़ाया जाए। बोलिए अध्यक्ष महोदय। रघुवर दास की गवर्नमेंट ने हमारे पारा शिक्षक जो गांव देहात में किसान, मजदूर, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के ऊपर में लाठी और गोलियां चलाने का काम किया था अध्यक्ष महोदय। क्या ये सच नहीं है? ये सारे लोग देख रहे थे। ऐसे गवर्नमेंट थी अध्यक्ष महोदय इन लोगों का। अध्यक्ष महोदय, भगवान लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी जो है वो संजीवनी जड़ी बूटी लाने गए थे अध्यक्ष महोदय, और उन्हें जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो पहाड़ को उठाकर लेके आ गए, क्योंकि उनको लक्ष्मण जी को बचाना था अध्यक्ष महोदय। और ये विपक्ष के साथी कल जिस प्रकार से अपने भाषण में बोल रहे थे झूठ का, तो अध्यक्ष महोदय, वीर बजरंगबली जी तो पहाड़ उठा के लाए थे राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, और पूर्णिमा साहू जी एक पहाड़ झूठ का उठा के लेकर आके कल एकदम विधानसभा में
चटर चटर बोले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बहू अगर अपना ससुर का तारीफ करे तो ये शोभा सदन में नहीं देता है। अगर वो तारीफ अगर बाहर वाले करे तब लगता है कि कोई किसी का तारीफ कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अमित जी तो है नहीं, अब नीरा जी बैठी हुई है, नीरा यादव जी, नीरा यादव जी बैठी है। नीरा यादव जी, हम भैंस के ऊपर में चढ़ के भैंस को घास भी खिलाने का काम किया। क्या आप कभी भैंस में बैठने का काम किया है? नहीं किया, नहीं किया है, करेंगे भी नहीं, होगा भी नहीं। अच्छा, भैंस भी घबराते हैं अध्यक्ष महोदय। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय छुरा घोपो पार्टी है। अगर नीरा जी को भैंस बैठा लेता तो भैंस समझ रहा था कि ये हमारे ऊपर बैठ के हमारे पीठ में ही छुरा घोपेगा। तो अध्यक्ष महोदय, ये अच्छा अध्यक्ष महोदय, अब देखिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी का काम को देखिए। हमारे गांव देहात क्षेत्र में किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल गांव में। इन लोगों के गवर्नमेंट ने अध्यक्ष महोदय 8,000 से भी ज्यादा स्कूल को बंद कराने का काम किया ताकि गांव देहात के किसान, मजदूर के बच्चे पढ़ लिखकर शिक्षित नहीं बने। ये चिंता भावना इन लोगों का गवर्नमेंट में था अध्यक्ष महोदय। नीरा जी किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है, मेरा जमीर मेरा एतवार बोलता है। मेरा जमीर मेरा एतवार बोलता है, मंगल कालिंदी के जुआ से परवरदिगार बोलता है। नीरा जी, आप तो ऐसे थे नहीं, पर आप झूठ बहुत शानदार बोलता है, आप झूठ बहुत शानदार बोलता है। अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधि विभाग के क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 8,47,50,27,000 रुपये अनुदान की मांग की है। ये राज्य में विधि व्यवस्था को सही करने के लिए और विधि व्यवस्था के साथ में अगर मैं अर्थव्यवस्था की भी अगर बात करूं अध्यक्ष महोदय, तो महाराष्ट्र और गुजरात से हमारे झारखंड राज्य में हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अर्थव्यवस्था को भी यहां मजबूत करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के साथ में इस राज्य का गठन हुआ था अध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य के साथ में इस राज्य का गठन हुआ था अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के निर्माता विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज्य मिला है अध्यक्ष महोदय। और विपक्ष हमेशा बोलते हैं, लेकिन कोई तर्क भी होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हमको लगता है कि उस समय की जानकारी हमारे नवीन जी को भी मेरा ख्याल से नहीं होगा। ये झारखंड अलग राज्य जो है, ये ऐसा नहीं है कि बिना आंदोलन का मिल गया है। आपको भी मालूम है, इस राज्य के आंदोलन के लिए ना जाने कई आंदोलनकारी, कई ऐसे वीरों ने अपनी जान के बलिदानी दिए है विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में, तब जाकर झारखंड अलग राज्य बना। मैं मानता हूं
कि अटल जी ने, आप लोग बोलते हैं लेकिन शुरुआती आप लोगों को नहीं मालूम है, शुरुआती आप लोगों को नहीं मालूम है। आप लोगों को जितना मालूम है उसी को विधानसभा के अंदर में आप जितने भी यहाँ के जो सदस्य हैं, आप लोगों को हमेशा हम देखते हैं कि आप लोग विधानसभा के अंदर में हमेशा यही बात बोलते हैं कि अटल जी झारखंड अलग राज्य दिया है। हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, लेकिन इतिहास आप लोगों को नहीं मालूम है। अध्यक्ष महोदय, इतिहास इन लोगों को ये नहीं मालूम है। हमको लगता है कि अध्यक्ष महोदय आपको भी जानकारी में होगा कि 1986 में विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड के जितने बड़े बड़े आंदोलनकारी लीडर थे, उनको देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1986 में सभी को दिल्ली तलब किया था और सभी दिल्ली गए थे और राजीव गांधी जी ने उसी समय कह दिया था सारे लोगों को कि ये 18 जिला आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोग झारखंड में पटरी उड़ाने का काम छोड़ दे, आप लोग आंदोलन करना छोड़ दे, क्योंकि देश को नुकसान हो रहा है। और वो राजीव गांधी जी मैप बना के रखे हुए थे 18 जिला का, और ये उठा के ले जाओ बोल रहे थे, लेकिन वो ठंडा अवस्था में पड़ने का कारण कि वो फिर ये दो गुट बनने के बाद में ये षड्यंत्र के तरह कि बृहद झारखंड राज्य 26 जिला का मांग करने का जो एक टीम ने किया था, मैं बोलना चाहता हूं कृष्णा माड़ी जी ग्रुप बनाकर वो 26 जिला के मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस पर यह ठंडा अवस्था में चल गया था, लेकिन 18 जिला राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 1986 में ही झारखंड अलग राज्य का मैप बना के देने का काम राजीव गांधी जी ने किया था। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय अब नहीं बोलेंगे आप लोगों के बारे, आप लोग भी शांत हो जाइए, अब नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नवीन जी आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपके बारे में नहीं बोलना है, आपके बारे में बोल दिया था। अध्यक्ष महोदय, हमारे जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र है, मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में 50,000 से भी ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है, बहुत अच्छा आज बजट का जल ही जीवन का बजट है। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन का बजट है। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आपके माध्यम से सरकार को मैं ये सूचना भी देना चाह रहा हूं, और ये काम जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 50,000 से भी ज्यादा संख्या के लोग वहां रहते हैं। गर्मी के समय इंटक बेल के सामने नदी में पानी सूख जाने का कारण जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को पानी पीने में बहुत असुविधा होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वहां में अगर बियर डैम बनाने का काम किया जाए अध्यक्ष महोदय, तो हमको लगता है कि गर्मी का समय में भी जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पानी पीने का अवसर मिलेगा सरकार के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, और हमारी सरकार के भी नाम हो गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश आजाद होने के बाद से भी आज तक हम लोग देखते हैं कि हमारे पटमदा बड़ाम क्षेत्र में कृषि क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, किसान वर्ग के लोग रहते हैं, और सारे लोग जो हैं जमशेदपुर को सब्जी उगाकर ताजा सब्जी खिलाने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर सिंचाई के लिए चांडिल डैम सामने में अध्यक्ष महोदय, चांडिल डैम से अगर बड़ाम पटमदा के किसानों को पाइप के माध्यम से अगर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, तो हमें लगता है कि हमारा जो देश आजाद होने के बाद में पटमदा बड़ाम क्षेत्र जो है, वहाँ के किसान जो है पिछड़े ये में रह रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और जो वहाँ के किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं, गर्मी के समय का जब हम लोग अनायास ही बोले कि भाई बोलना है, दोनों तैयार हुए। आपका समय जो है जो मिला है उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा महोदय। मैं देख रहा था संसदीय दृष्टिकोण से जल संसाधन विभाग का जो पुस्तक है महोदय, जो छपा हुआ है सरकार का लेखा जोखा, एक चीज मुझे देख करके बड़ा संतोष हुआ कि जितने भी योजनाएं हैं वो तमाम योजनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं महोदय, बड़े बड़े योजना कांग्रेस के कार्यकाल में ही बने हैं। और एक चीज है
जितने भी ये लोग दावा कर दे। एक चीज है, ये हरमू नदी में पता नहीं क्या कर दिया माननीय विधायक, हम नहीं जानते हैं। हरमू नदी का पाप जो है ना, ये जो धुरवा डैम इनको नहीं बुला रहा है, इसीलिए ये जो है पूरा का पूरा योजना महोदय कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस कार्यकाल में बना है। और जो है कि अभी जो नया कोई भी योजना 15 साल की सरकार इनकी चल रही है, लेकिन एक भी योजना इन लोगों का नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो है वो अरुणाचल का जो बॉर्डर है उसमें चाइना बना रहा है। हमने 5 साल में आप लोगों ने क्या बनवाया? डोभा बनाया। बहन बोल रही थी डोभा बनाया। ऐसा डोभा बनाया कि टाण में बनाया, जितना जिसको बोला जाता है गांव घर का भाषा में गरु छगरी, वहां डूब रहा है लोग। और टाण में बता रहे कि आपको डोभा करवाया। फिर ठेकेदारी अपना कार्यकर्ता, ये लोग कमल क्लब बनाया था और हर कमल क्लब का लोगों को ठेकेदारी देना शुरू कर दिया। कोई उपयोगिता उसका नहीं रहा। और आज की तारीख में जितना बच्चा डूब करके मर गया, सारे लोग रघुवर दास जी को कोसते होंगे कि रघुवर दास जी दूरदर्शी व्यक्ति थे या उनको प्लानिंग नहीं था। उसमें नीरा देवी जिम्मेवार थी क्योंकि मंत्री थी। आज के तारीख में वो आप ही लोगों का हमारे क्षेत्र में भी मैं घूमता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया चेक डैम बनवा दीजिए, भैया थोड़ा पानी को लिफ्ट करवा दीजिए। अभी मैं एक जंगल का में ये नदी है स्वर्णरेखा का एक पार्ट है कुदागड़ा और बनादा, बोला कि दादा अगर हम लोगों को अगर लिफ्ट करा दीजिएगा पानी तो हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। हमारे पास इतना सफिशिएंट खेत है कि हम लोग इसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो चूंकि रमजान का महीना है, हाफिज भैया का बड़ा दिल है, देंगे, इस बार देंगे। अच्छा, एक चीज है, राजनीति आज की तारीख में मैं आपको बधाई दूंगा कि कम से कम इस बार का जो वाद विवाद प्रतियोगिता में है, दोनों पक्ष बैठे हुए। कल का बड़ा बेहतरीन वाद विवाद प्रतियोगिता रहा। दोनों को चिंता है कि प्रदेश को हमको आने वाले दिनों में जवाब क्या देना है। अगर आप सिर्फ सत्तारूढ़ दल को कोसिएगा तो कल के तारीख में जनता आपको भी सवाल करेगी कि आपने इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। कल का वाद विवाद प्रतियोगिता वास्तव में बड़ा बढ़िया लगा था। मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन वो खत्म कहां होता है, यही दिक्कत है कि फिर से आप लोग जो है कि फिर हजारीबाग गिरिडीह ले जाइएगा, फिर हिंदू मुसलमान करिएगा, खत्म वही होता है। दिक्कत यहीं पे है। अगर वाद विवाद प्रतियोगिता कर रहे हैं तो इसी जल संसाधन पे बात करेंगे, है दीदी। माननीय सदस्य ऐसे नहीं है कि केवल हिंदू का त्योहार थोड़ी है। हम लोग भी मनाते। आसन की ओर मुखातिब हुई, आसन की। चलिए महोदय, आने वाला दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। आने वाला दिन में अगर राज्य को हम आत्मनिर्भर कर सकते हैं महोदय, तो इस विभाग का जल संसाधन विभाग का बहुत अहम रोल होगा। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जितनी भी योजनाओं को लाने का प्रयास किया है, पूरे भारत में दूसरे राज्य उसकी कॉपी करना शुरू कर दिए। चाहे वो हमारा सर्जन पेंशन हो, चाहे मैया सम्मान हो, चाहे अबुआ योजना हो। देखिएगा, ये जल संसाधन का भी जो विभाग है, ये भी इसका भी कॉपी आप लोग करना शुरू करिएगा और दूसरे प्रदेश के लोग भी करेंगे। आने वाले दिनों में महोदय, चूंकि एक बड़ा व्यथा है महोदय, कभी कभी होता क्या है महोदय, हम लोग बड़ा तैयारी करके आते हैं महोदय, लेकिन बीच में बड़ा जल्दी आप थोड़ा टोक देते हैं महोदय। तो संरक्षण आपकी भी थोड़ा सा हम लोग भी कृपा चाहेंगे महोदय। आपको विपक्ष के लोगों को ज्यादा संरक्षण देते हैं महोदय। आपके दल अगर ये लोग सूचना पूछ जाएंगे, आपके दल के नेता 2 माननीय सदस्यों का नाम हमारे पास